नमस्कार, आदाब, मैं शरी आसिफ। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी लाइव समाचार में। सबसे पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। सबसे बड़ी खबर है कि पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर संसद में हंगामा। नड्डा बोले सोनिया गांधी मांगे माफी, प्रियंका गांधी का जवाब। 3 साल से राहुल गांधी से मुलाकात नहीं, खड़गे को बढ़ती उम्र समस्या। मुकीम ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, हुए कांग्रेस से बेदखल। कितना अहम पीएम मोदी का तीन देशों का दौरा। अफ्रीका में व्यापार समझौते, पश्चिमी एशियाई देश में एफटीए का मौका। वहीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शायद आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले खबर की अगर बात करें तो है संसद सत्र के 11वें दिन राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की मांग की है। जब मीडिया ने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सारे मेन मुद्दों से बचने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की बीजेपी हरकतें कर रही और एक ऐसा इंसान जो कि ना कोई उस पे पद पे है कांग्रेस पार्टी के, ना उस पे कोई भी अगर बाहर का बंदा कुछ भी बोल देता है उसको लेकर के ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफ़ी मांगे। साथ ही उनसे जब जो है पीके से मुलाकात के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कोई भी सवाल पूछने से पहले हमें जो संसद की मेन कार्रवाई उस पर ध्यान देना चाहिए। वही जिस हिसाब से आज देखा गया कि संसद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, उसमें बोला गया कि मंच पर बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि जनता में से कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या नहीं ये भी नहीं पता। इसे सदन में क्यों उठाया जा रहा है, वो नहीं चाहते कि सदन चले। हमने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही, बाकी चीज़ों पर चर्चाएँ हो रही। सबसे पहले हम देखते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। न्यूज़ है क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं? और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। मैम प्रशांत किशोर हम आफ्टर दिस पीके वाला बता दीजिए मैम, पीके से मुलाकात। वहीं आपने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना बयान दिया, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा है कि वो महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं। वो इसे देश के इतिहास के और दुनिया के सबसे बड़े नेता जो है वो महात्मा गांधी माने जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे इनकी क्या मंशा है। सदन चल नहीं रहा है, असली मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, समय बर्बाद हो रहा है और देश के संसाधन जिसका इस्तेमाल इस सदन के चलाने के लिए होता है वो बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही इसमें बाधा डाल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा की एक जो लिस्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया मनरेगा से सिर्फ महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया गया, इसके अलावा भी कई खतरनाक बात इसमें सामने है। पहले इस स्कीम को केंद्र सरकार चलाती थी, मतलब 90% जो फंड था वो केंद्र सरकार का था और 10% राज्य सरकार का फंड होता था। अब सिर्फ 60% फंड जो है केंद्र का होगा और 40% फंड राज्य सरकार का होगा। इसके अलावा पहले मनरेगा में लेबर की जो होती थी डिमांड, उसके आधार पर फंड आता था। अब एक लिमिटेड फंड आएगा, ये ख़त्म हुआ तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। किस राज्य को कितना फंड मिलेगा ये केंद्र सरकार तय करेगी, इसके पैरामीटर होंगे। लेकिन साथ ही ये भी जो है कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि इस मामले में विपक्ष की सरकारों को क्या मिलेगा और किस आधार पर उनको इसमें फ़ंड दिया जाएगा और कितना फ़ंड दिया जाएगा ये भी अभी तय नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मजदूरों को खेती किसानी के सीज़न में 2 महीने काम नहीं मिलेगा, यानी रोज़गार गारंटी का ये एक्ट 2 महीने तक जो है रोज़गार की कोई गारंटी नहीं देगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि मतलब लेबर को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। अब उन्हें काम देने वाला थोड़े से अनाज पर काम करवाए या किसी और तरह से शोषण करे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से नए नियम के ब्रांडिंग के लिए करोड़ रुपए खर्च होंगे
और उसमें जो है उसकी जो क्या बोलते हैं ब्रांडिंग की जाएगी वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आप एक तरफ ये भी देखिए कि जो मनरेगा का नाम चेंज किया जा रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा चेंज होने के लिए, और इसको लेकर के काफ़ी लोगों ने बयानात दिए। लेकिन अगर बात की जाए शायद कि मनरेगा का नाम जो चेंज किया जा रहा है उसमें अब जो नए सिरे से नाम चालू किए जाएंगे, वो बीजेपी 2014 में जब से सत्ता में आई है तब से सिर्फ नाम बदलने का काम करी, वो अपना कुछ बनाने के अलावा ये है कि बाकी सारी चीज़ें हम चेंज कर दें। उस चेंज करने में जितना पैसा जितना समय लगेगा उससे कम समय में शायद मुझे लगता है कि वो अपना कोई एक ब्रांड तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर हम मनरेगा की बात करें तो उसके पहले भी ये कोई पहली बार नहीं कि जो योजना का नाम बदला जा रहा है। उसके पहले बीजेपी ऑलरेडी जगहों के नाम बदल चुकी है। हमने देखा जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से सड़क रखने की बात की तो किस तरीके से ये कहा गया कि विकास नाम बदलने से नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदला जा रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नाम, इसके पीछे की वो रणनीति कुछ और बता रही है, लेकिन अब वही कांग्रेस किसको घेरने की कोशिश की है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आखिर महात्मा गांधी से इनको इतनी नफरत क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने संविधान को लेकर कई सारे आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि इनके पीछे आखिर इनकी रणनीति क्या है कि नाम बदलने की जरूरत पड़ी। आपको बता दें कि खुद 2005 में मनरेगा शुरू किया गया था और इसका मूल ढांचा यही था कि जो निचला तबके के लोग हैं उनको इसके तहत जोड़ा जाए, रोजगार दिया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने फिर एक बार मनरेगा का नाम बदलने की बात कही है, उसको लेकर जबरदस्त सियासत की जा रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार जब अगर हम नाम बदलने की बात करें तो नाम बदलने में कौन सा विकास रखा है। अभी आपने खर्च की बात की, हम देखते हैं कि एक छोटा सा कोई डॉक्यूमेंट का नाम बदलवा या किसी जगह का नाम चेंज होता है तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलने की बात सामने आई है तो देखने वाली बात होगी कि मनरेगा के तो नाम बदल रहे हैं, लेकिन इसमें जो सिचुएशन है, जो या परेशानियां हैं, या फिर नाम बदलने के बाद से इस योजना के जो अब नए नाम लाए जाएंगे उसमें जो आम नागरिक है, आम जनता है, उसको कितना फायदा पहुंचता है। लेकिन एक बार फिर से नाम बदलने को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। देखिए, जिस हिसाब से नाम बदलने की सियासत चली उसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान भी सामने है। सबसे पहले हम वो बयान सुनते हैं, उसके बाद हम इससे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाम बदलने को लेकर के अपनी बातें रखी, अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन उसी भी शायद एक चीज़ ये भी है कि हमने देखा 2014 से जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के हैं, उसके बाद फिर 2017 में हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। योगी आदित्यनाथ जो है जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया और उसके बाद कई सारी जगहों पे हमने देखा कि नाम बदलने की ये जो मुहिम है ये चालू है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि नाम बदलने की मुहिम में एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, आपका समय भी खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बाज नहीं आ रहे हैं, उन चीज़ों को अपने हिसाब से तैयार करने की या उसकी ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और हर ब्रांडिंग के पीछे कौन सा एक चेहरा होता है सभी को पता है। नहीं, देखिए, अभी आपने कहा कि नाम बदलने के पीछे जो पैसे खर्च हो रहे हैं ये एक अहम मसला है, अहम मुद्दा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये है कि जिस तरीके से अगर हम एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो वो नाम बदलकर एक ख़ास तबका को खुश करने की कोशिश करती है और वो सबको बेहतर पता है कि किस तरीके के किन के नाम बदले गए हैं। हमने देखा है गोरखपुर का एक उर्दू बाज़ार इतना फेमस जगह थी, उसको हिंदी बाज़ार करने की बात सामने आई, शायद उसका नाम बदला भी गया, तमाम तरीके के नाम बदले गए। अभी आपने अयोध्या का नाम लिया, तो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे नाम बदले गए और अभी भी नाम बदलने के लेकर सियासत तेज़ होती जा रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में देखा, बॉम्बे और
और बम्बे को लेकर काफ़ी विवाद चला कॉलेज के नाम बदलने को लेकर। तो ये सबको एक खास तबका पता है कि आखिर किस तरीके से नाम बदलने की कवायद जो है वो तेज़ होती जा रही है। और नाम बदलने की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आमतौर पे ये चीज़ें तभी सामने आती हैं जब देश में कोई अहम मसला चल रहा हो, कोई अहम मुद्दा हो, या फिर उन मुद्दों पे बात अगर सरकार को ना करनी है तो उस सिचुएशन में देखा जाता है कि नाम बदलने की सियासत सबसे तेज आगे आती है। हमने बीच में भी देखा कि दिल्ली के दिल्ली का भी नाम बदलने की बात सामने आई। दिल्ली में जो सांसद जो MLA MP रहते हैं उनके जो सड़कों का नाम है, हमने देखा कि वहाँ पे अकबर सड़क है, आज़ाद नाम से सड़क है, तो उन सब नामों को लेकर भी किस तरह से विवाद सामने आया, उसको नाम बदलने की कोशिश की गई। तो ये पहली बार, हमने पहले भी कहा कि कोई हिंदुस्तान में पहली बार ये शुरुआत नहीं की गई है। लेकिन आपने जिस तरीके से खर्च की बात की, खर्च तो एक अहम मुद्दा है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक खास तबका को खुश करने के लिए ऐसे बार बार मुद्दे लाए जाते हैं जिसको लेकर नाम बदलने की सियासत तेज हो रही है। और नाम बदलने के पीछे की जो असल कहानी है कि इससे हम जो असल इशूज है, जो मुद्दे हैं, उसको दबा सके। और अभी भी हम आमतौर पर देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम जिन मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उस पर सत्ता पक्ष बात नहीं कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। लेकिन इसी बीच हमने देखा बीच में SIR के मुद्दे हैं, वोट चोरी के मुद्दे हैं, उस पर लगातार विपक्ष सवाल करता रहा, सदन में उस पर चर्चा करने की बात करता रहा, लेकिन उस पर बात न करके ये देखा गया कि वंदे मातरम को लेकर बहस की गई, वो भी कम नहीं 10 घंटे बहस की गई। लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पे एक अलग मीम दिखाने लगा कि देखो कि हमने देखा कैसे कई ऐसे मीम ऐसे सामने है जो फ्लाइट के नीचे लोग दबे हुए हैं और वो हेल्प मांग रहे हैं, तो ये वंदे मातरम नारे लगा रहे हैं। तो आप समझिए कि वो चाहे नाम बदलने की सियासत हो या फिर ऐसे टॉपिक हो, ऐसा बार बार इलेक्शन विपक्ष यही लगाता है कि ऐसे मुद्दे इसलिए लाए जा रहे हैं कि जो असल मुद्दे हैं उसको हम दबा सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी हमने बिहार के चुनाव में एक बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आपको 2 GB डेटा मुफ्त मिल रहा है उसका आप उपयोग करें। और वो उपयोग जो है मीम के थ्रू शायद उन्हीं पे हो रहा है और सबसे ज़्यादा कार्टून उन्हीं पे बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो कि खुद इस तरह के बयान देते, इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ वो मीम बनते हैं, उसके बाद जो मीम बनाता है उस पर कार्रवाई होती है। दूसरी चीज़ ये कि हम देखते हैं कि 2014 से ही अगर हम बात करें, जो कि बीजेपी या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि एक नए भारत का आविष्कार हुआ है, एक नए भारत की नींव 2014 से रखी गई है। तो उसी 2014 के बाद से हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई देश पे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सदन में जो है अगर अपोजिशन कहता है कि इस पर बातचीत करें तो नहीं होती है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि जब मणिपुर के मुद्दे पर बात करनी थी तो सरकार ने उस पर बात नहीं की। उसके बाद भी अपोजिशन को ही ये इल्ज़ाम लगाया गया उन पे कि ये जो हैं इस पे राजनीति कर रहे हैं और सदन नहीं चलने दे रहे हैं। उसके बाद फिर अभी हमने देखा कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी। अभी सैटरडे ही या फ्राइडे ही एक चीज़ सामने आई थी जहाँ पे ये कहा गया था कि दिल्ली के पॉल्यूशन पे, SIR पे, इन दोनों चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा आया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बात पे चर्चा हो रही कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग बीजेपी से या देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगे। वो माफ़ी किस बात पर मांगे कि आपने अभी देखा होगा कल रामलीला मैदान में दिल्ली की एक बड़ी जो है रैली हुई थी, कहीं ना कहीं उसको ये भी कह सकते हैं प्रोटेस्ट किया गया था। उस प्रोटेस्ट का जो नाम दिया गया था वोट चोरी का उसमें नारा भी लगाया गया था और सारा जो वो था वो उसी पे था, वोट चोरी पे ही था। किस तरह से हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रही है उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें चलाई जा रही थी। लेकिन उस बीच एक लेडी आती है जो कि उल्टा सीधा बयान देती हैं कुछ। उसके बाद हमने देखा कि कल शाम से ही लेकर के आज तक बीजेपी के एक लीडर्स की ज़बान पे यही बयान है कि भाई जो वहाँ पे नारा लगाया गया उसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। लेकिन एक चीज़ और चली है इस देश में, वो भी सैटरडे से ही आम है कि बीजेपी ने एक जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी में जब अध्यक्ष की कवायद शुरू हुई थी तो वहाँ पे चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हुआ। यहाँ जो है सेलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं किया गया है। इसको लेकर के भी अब जो है क्या बोलते, काफ़ी सारे बयान सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कि भाई कुछ अब ऐसे लोगों को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा जो लोग जो है उनके इशारों पे नाचने वाले हैं। मतलब एक कठपुतली टाइप लोग जो हैं उनको ही अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये भी कहा गया, आज ही अभी बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उसी तरह के बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कल कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई, किसी कार्यकर्ता ने नहीं कही, कुछ नहीं कहा गया।
वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बनता। सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पप्पू यादव का जो बयान सामने आया, या फिर जो इस तरह की कल एक राजनीति खड़ी हुई है जहां पे ये हुआ कि एक लेडी ने एक नारा लगाया, उसके बाद उस लेडी का सभी इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हालांकि वो लोग भी जा रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये मीडिया हाउस जो है ये बिल्कुल मोदी जी की जो है गाथा गाते हैं, उसके बावजूद वो लोग जा रहे हैं, उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसा किया? कि हमने देखा कि राहुल गांधी जब बिहार में एक अपनी यात्रा निकाले थे, वोटर अधिकार यात्रा, तो वहाँ पे भी एक इसी तरह का नारा लगाया गया था, हालांकि उनकी माता जी को लेकर के था। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि मुद्दे से भटकाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चली जा रही हैं? देखिए, कल अगर हम दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर एक मंच पे राहुल गांधी ने सबको खड़ा किया, वो काबिल तारीफ रहा। लेकिन उसको कवर देने की बजाय अब इस चीज़ पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि महिला ने क्या कहा। इसके पहले हमने देखा कि जब सदन के अंदर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जो कि असंसदीय शब्द है, लेकिन उस पर उनके नेता ये कहते हैं कि गलती से हो गया, माफ़ी मांगा। मंच की अगर बात करें तो मंच पे सैकड़ों लोग, हमने देखा कि सचिन पायलट भी आए, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अपनी बात को रखते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से महिला को लेकर कांग्रेस की घेरने की कोशिश की जा रही है, तो अमूमन ऐसा कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से वहाँ पर लाखों लोग पहुंचे हुए थे उसको दबाने के लिए और कांग्रेस के एक इमेज को गिराने के लिए ऐसी बयानबाजी अब सामने लाई जा रही है। लेकिन इसी बीच बात करें तो पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि कल कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पे उन्होंने पूरी तरीके से गलत ठहराया और कहा है कि कांग्रेस से मन से कोई बात नहीं की गई, किसी कार्यकर्ता ने कहीं पर भी कुछ नहीं कहा, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। अभी आपने कहा कि लोग सोनिया गांधी से माफ़ी मांग रहे हैं, राहुल गांधी से माफ़ी मांग रहे हैं। हमें अच्छे से याद है कि पिछली बार जब संसद चल रहा था इसके पिछली सरकार में, तो किस तरीके से सोनिया गांधी जब संसद के अंदर मौजूद थी, उनको स्मृति ईरानी ने उंगली दिखाते हुए किस तरीके से चिल्लाया था और कहा था कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगो। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि मुझे लगता है कि जो बीजेपी में अच्छे नेता और जो बड़े पद पे नेता है, जो ऐसे लोगों की गरिमा का ख्याल रखते हैं, उन्होंने अभी तक शायद सोनिया गांधी को लेकर ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा कि सोनिया गांधी माफी मांगो। लेकिन नतीजा 2024 में हमने देखा कि स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा और अब वो किसी और दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रही है। अभी अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से अब लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे, तो इसके पहले भी लगातार राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की गई है, कोई पहली बार नहीं है। अभी आपने कहा कि अब जो मीम बना रहे हैं उसके ऊपर अब लगातार FIR दर्ज की जा रही है, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। हमें अच्छे से याद है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से इतनी आज़ादी मिली कि किसी प्रधानमंत्री के कॉलर को एक महिला पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कितने शांतिपूर्ण उनका बयान वो महिला को समझाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब का जो हम अगर भारत की बात करें, अब की आज़ादी की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि आप बोलना तो दूर, अगर सोशल मीडिया पे 2 लाइन भी लिख देते हैं तो आप पे ऐसी गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं कि आप इसके बाद आपकी जो आने वाली नस्ल है वो भी शायद बोलने से डरे। इसी बीच अगर हम बात करें तो पूरे मामले में कल देखा गया जिस तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी संख्या में लोग पहुंचे, वहाँ राहुल गांधी ने अपनी रैली को संबोधित किया। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर और जिस तरीके से अब कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया है। तो आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पे पप्पू यादव ने क्या कहा है। शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर JP नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी की मांग। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दा प्रदूषण है। एक बच्ची ने कहा कि पप्पू अंकल ऑनलाइन एजुकेशन करा दीजिए, नहीं तो कोई बच्चे नहीं बचेंगे। ये 1% लोग जो सदन आते हैं उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार को क्या लेना देना। मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। सत्ता पक्ष क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप समझिए ना कि इस देश का इशू है ही नहीं कुछ, व्यक्ति जिस कंट्री का इशू हो जाए, और जबकि वो मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई, कोई बीजेपी का कोई वर्कर कहीं पर या किसी का वर्कर कुछ भी कहा, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। तब तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी गाय, जेवर, क्या क्या सार, क्या क्या नहीं बोले हैं। क्या नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं कहा? डीएनए से बड़ी गाली होती है क्या? बाहर का मुद्दा को सत्ता पक्ष सदन ना चलने दे। अब आप सोचिए कि आम आदमी पर क्या असर पड़ता होगा, युवाओं की लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा।
इसीलिए गलत बयानबाजी है। कोई बयान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, न कोई कहा। और उसके बाद प्रदूषण जैसे मुद्दे ना हो, टेररिस्ट अटैक जैसे मुद्दे ना हो, जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, तो आप समझिए कि सरकार गंभीर नहीं है इस कंट्री के प्रति। जिस तरह आपने देखा अभी पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया है, प्रदूषण, आतंकवादी हमलों जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, सरकार गंभीर नहीं हो। जिस तरह हमने देखा भी कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है जिस पे बात करने की बात की गई थी, उसके बाद फिर SIR पे बात करने की बात की गई थी, लेकिन उन सब चीज़ों से हट के आज हमने देखा बीजेपी के एक विधायक का ये बयान सामने आ रहा है या MPs का ये बयान सामने आ रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। इससे पहले हम अगर सुबह की बात करें तो सुबह में किरण रिजिजू ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बयान में एक जिक्र किया था कि 2014 में किसी सांसद ने किसी को कोई टिप्पणी की थी किसी पे, तो देश के प्रधानमंत्री फ़ौरन नाराज़ हो गए थे और उन्होंने उससे कहा था जाके फ़ौरन माफ़ी मांगो। उसके बाद भी हमने देखा कि कई सारी ऐसी घटनाएं सामने हैं जहां पे देश के प्रधानमंत्री नाराज़ क्यों नहीं हुए। रमेश बिधूड़ी का बयान सबको याद है, उसने जो बोला था दानिश अली को लेकर के भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि सदन में ही बोली गई थी। ये चीज़ें सारी बाहर हुई हैं, लेकिन जो सदन के अंदर बोला जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सदन में रह करके ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। अभी हम जिस तरह शाहिद ने जिक्र किया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक वर्ड बोला था जिसके बाद में मीडिया की तरफ से या फिर बीजेपी लीडर्स की तरफ से एक बयान चलाया गया कि वो काफ़ी ज़्यादा बुखार में थे, इस वजह से वो बयान उनके मुंह से निकल गया होगा। बहुत सारी चीज़ें चलाई गई, लेकिन शायद जिस तरह की चीज़ें अभी सामने आई हैं, क्या सही है कि कांग्रेस पार्टी जो है जो इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उनसे भागने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें हर बार ये तरकीब अपनाई जाती है कि हम उन चर्चाओं से भागें और फिर जो है जब विपक्ष उस पर हल्ला करेगा या शोर मचाएगा तो भी जो है सदन को बंद कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाएगा, तो उसके बाद सारा दोष जो है वो अपोजिशन पे मर दिया जाएगा। देखिए हम कई बार इस पर चर्चा कर भी चुके हैं कि पिछली बार जब संसद में देखा गया कि कई ऐसे बिल लाए गए सदन के अंदर और पास किए गए, और ये पहली बार शायद इतिहास में हुआ कि 100 से ज़्यादा सांसदों को आपने, जो आपके नहीं जबकि विपक्ष सांसद है, उसको आप सदन के बाहर मार्शल्स करवाते हैं और कई ऐसे बिल पास भी होते हैं। लेकिन अब सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो वो चाहे सदन हो या सड़क हो, सड़क में यानी अगर सदन के बाहर की बात की जाए तो सरकार आपके पास, गृह मंत्रालय आपके पास, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं कि अभी भी देश में घुसपैठिए मौजूद हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं अगर देश में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं तो? संसद के अंदर की बात करें तो संसद के अंदर सबसे ज़्यादा सांसद आपके हैं, स्पीकर आपके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन अकेले क्या कर सकता है, लेकिन आप बार बार ये कहते हैं कि नहीं, सदन के अंदर विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। हमने देखा कि जब आप सदन को विपक्ष चलने नहीं देता है तो आप उनको बाहर करवा देते हैं। इस बार विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि हम जो गंभीर मुद्दे हैं, जैसे कि अगर हम दिल्ली पॉल्यूशन की बात करें, SIR की बात करें, वोट चोरी की बात करें, तमाम मुद्दों पर विपक्ष बात करना चाह रहा था। अगर विपक्ष को हंगामा करना होता तो वो शायद आपके तहत जो वंदे मातरम की बात की गई, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, वो विपक्ष उस पर नहीं माना होता, वो भी अपनी बातों पर अड़ा होता, 19 तारीख दिन आता और सदन का जो सदन सत्र है वो खत्म हो जाता। आपको बता दिए खुद जिस तरीके से ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से हमें जवाब नहीं दिया जा रहा। तो आपको बता दें कि खुद सदन के अंदर सरकार की तरफ से एक आंकड़ा पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि करीब 9 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या इन सब टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है, या फिर सदन के अंदर क्या इन सब मुद्दों पे बहस नहीं होनी चाहिए, जो कि विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ा करता रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो अहम मुद्दे उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में दिया आंकड़े, उसमें उन्होंने बताया कि 2022 के बाद से लोग लगातार देश में जो है वो नागरिकता, देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। वहीं आंकड़े में बताया गया कि बीते 5 साल में 8,96,843 यानी करीब 9 लाख लोगों ने देश से नागरिकता छोड़ दी। तो आप देखिए किस तरीके से संसद में खुद हमने देखा कि कल जिस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में जब वोट चोरी के मुद्दे उठाए गए तो उसके बाद सत्ता पक्ष तरफ से फिर से वही बात कही जा रही है कि ये लोग जो घुसपैठी है उसका समर्थन करते हैं। तो अगर विपक्ष घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है, आप दूसरे देश से आने वाले लोग अगर इस देश में एंट्री कर ले रहे हैं, तो फिर जो इस देश के लोग हैं वो दूसरे देश में जाकर मजबूरन वहां की नागरिकता लेने को मजबूर क्यों है? क्या
वजह है कि पिछले 5 साल में जो अभी खुद आपके मंत्री ने बताया है कि करीब 9 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है, तो क्या इस पे संसद में बहस नहीं होनी चाहिए? हम देखें कई बार जब विदेश में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो वहां पर किस तरीके से भव्य तरीके से स्वागत के साथ साथ बड़े बड़े कैमरे में तस्वीरें दिखाई जाती है कि जो इंडिया के लोग हैं वहां पे किस तरीके से खुश हैं। अगर सच में आप गवर्नमेंट 2014 के बाद से चला रहे हैं और अभी तक इंडिया में सब कुछ ठीक है, तो क्या मजबूरी है कि इंडिया के लोग दूसरे देशों में कमाने को पहले मजबूर थे लेकिन अब यहाँ की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश में रहने को मजबूर है? बिल्कुल सही। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री या किसी भी बीजेपी के लीडर से कोई सवाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका सही जवाब दे पाएगा। लेकिन जिस तरह आपने बोला अभी कि तकरीबन 9 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है, ये 9 लाख लोग क्यों गए हैं? ये सिर्फ 5 साल, इसके पहले 5 साल जी, उससे पहले भी कई लोग गए थे। 2014 के बाद से बोला जा रहा है काफ़ी सारे लोगों ने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देशों में जा कर के वो बसे हैं। और वो कभी जब हम देखते हैं कि पहले जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि पहले किसी काम की वजह से, रोज़गार की वजह से जाते थे, लेकिन अब वो फाइनली जो है यहाँ से मूव करके वहाँ चले गए हैं, तो ये बिल्कुल देश के लिए एक सही खबर नहीं है कि एक अच्छा खासा तबका जो है वो हिंदुस्तान से बाहर चला गया है। और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। हालांकि जो रिपोर्ट पेश की गई है वो क्या बोलते हैं वही मंत्रालय की तरफ से पेश की गई है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई भी अभी तक बयान सामने नहीं आया। लेकिन वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें जो कि है क्या बोलते हैं उड़ीसा से, तो उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है, जिसकी वजह बताई गई कि पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। ये फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है और उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि मुकीम के खिलाफ पार्टी विरोधी काम करने की शिकायत पर उन्हें निकाला गया है। मोहम्मद मुकीम जो है बाराबंकी कटक सीट से पूर्व विधायक और खुद को आजीवन जो है कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हैं। उनकी बेटी वर्तमान में विधायक है। हाल ही में उन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें पार्टी के मौजूदा हालात पर क्या बोलते गहरी चिंता और नाराजगी जताई थी। पत्र में उन्होंने कहा था कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है और सोनिया गांधी के सलाह की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद फिर उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। शायद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं था जहां पे कांग्रेस पार्टी जीती। तेलंगाना और फिर अगर हिमाचल प्रदेश या फिर अगर बात की जाए कर्नाटका के तो छोड़ दे तो और कहीं भी उस हिसाब से चुनाव नहीं जीते हैं। कहीं आप गठबंधन में जीत गए हैं और जहां पे आपका सीधा मुकाबला था वहाँ बहुत कम उससे जीत पाया। और बीजेपी से जहाँ पे सीधा मुकाबला था, अगर साउथ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आप कर्नाटका में ही जीते। तो अगर इस तरह की कोई आपसे सलाह लेने की बात करता, वो कहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं, बीमार रहते हैं, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को उसका अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अभी सुबह में हम एक डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हमने ये बात बोली थी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको अमित शाह टाइप कोई बंदा लेके आना चाहिए, जिस तरह DK शिव कुमार हैं या कोई और है, कि अगर कोई भी गठबंधन का दल या फिर कोई भी कांग्रेस पार्टी का लीडर, क्योंकि हम ये देखते हैं कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो कला होती है उसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो कम से कम उन्हें समझा सके, उनको एक क्या बोलते हैं नया डायरेक्शन दे सके, एक रोड मैप दिखा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी महसूस होती है। देखिए अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन चुने जा रहे हैं उसको लेकर आपने कहा कि बीजेपी के अंदर वोटिंग नहीं होती है, इलेक्ट नहीं किए जाते। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमने देखा जब मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जो इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को टक्कर देने के लिए खुद शशि थरूर सामने आए थे, लेकिन उस बीच देखा गया कि किस तरीके से विवाद रहा। शशि थरूर से कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन बाद में ये हुआ कि आपको मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की भी डिमांड थी और आलाकमान कहता भी था। लेकिन अगर हम बात करें अभी जिस तरीके से अब खबरें सामने आई कि मुकीम को पार्टी से निकाला गया, तो हमने देखा कि इसके पहले पंजाब में भी नवजोत को लेकर किस तरह से मामले सामने आए, उनको भी हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने वहां की पंजाब के आलाकमान ने निकाला। लेकिन अभी अगर हम मुकीम की बात करें तो साफ तौर पर अभी उन्होंने सवाल यह खड़ा किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सेहत के लेकर उन्होंने सवाल किया है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी अगर पार्टी का प्रेसिडेंट हो तो हर लोगों की यही एक डिमांड होती है कि ऐसा हो जिसके बोलने से लोगों के जज्बे के साथ वो खेल सके, या फिर आमतौर पर उसकी बयानबाजी ऐसी हो कि लगे कोई आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उनकी आवाज़ों में थोड़ी नमी पाई जाती है, शायद यही वजह रहा कि मुकीम ने अपनी बात रखी। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस में मुकीम की तो उन्होंने अपनी बात सामने रखी है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी गतिविधियों में किसी और के साथ वो शामिल थे, ऐसा कहा जा रहा है और पार्टी से निकाला गया। अगर हम उस लेटर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि
मुकिम ने पत्र में जो लिखा, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी उम्र की वजह से विपक्षी पार्टी के प्रमुख के तौर पर जरूरी मेहनत, दौड़ भाग और लोगों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि खड़गे सलाहकार की भूमिका निभाएं और युवा नेतृत्व को आगे लाएं। युवा नेतृत्व की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार बार बार चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, युवा को लाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे मुकिम ने भी इसी बात को कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है कि कांग्रेस एक ऐसी युवा को लाए जो युवाओं को अपने साथ साथ सके। हालांकि अगर हम खड़गे के प्रेसिडेंट की बात करें तो कहा यह जा रहा था कि उनको लाने का मकसद कांग्रेस में ये रहा कि जो दलित वोट है उनको अपने पाले में लाया जा सके, और शायद यही वजह रहा कि कांग्रेस ने उनको अपना प्रेसिडेंट माना। और अभी तक जिस तरीके से अगर हम देखें कि दलित कांग्रेस के साथ है तो थोड़ी बहुत असर उसका मल्लिकार्जुन खड़गे का भी रहा है और साउथ को भी साधने की उन्होंने कोशिश की। वही आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि खास तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में केंद्रीय और सक्रिय नेतृत्व भूमिका दी जाए। प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें, हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी गई लगातार चुनाव प्रचार किया तो वहां पर रिजल्ट कुछ और निकले, और अभी भी प्रियंका गांधी को कहा जाता है कि कांग्रेस में वो पर्दे के पीछे भी बहुत काम करती हैं और आमतौर पर उनकी जो वर्चस्व है वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते जा रहा है। कई ऐसे चुनाव प्रचार है जहां पे उन्होंने लगकर मेहनत की और वो अपने उम्मीदवार को जिताई। हमने देखा कि स्मृति ईरानी के खिलाफ भी लगातार वो उनके लोकसभा में कैसे लोकसभा चुनाव में बैठी रही और नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। तो मुकिम का भी यही साफ तौर पे कहना है कि प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए, लेकिन इसमें जो कुछ नामों का उन्होंने जिक्र किया है उसको लेकर शायद आने वाले वक्त में विवाद खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो युवा को या फिर इसमें कमान सौंपने की जरूरत है, उसमें उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया है, जिसमें अगर हम बात करें तो सचिन पायलट हैं, डीके शिव कुमार है, जो कि डीके शिव कुमार अभी लगातार कहा जा रहा था बीच में कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद को लेकर डिमांड कर रहे थे, तो डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी के साथ उन्होंने शशि थरूर का नाम शामिल किया है। तो इसमें देखिए कि ऑलरेडी शशि थरूर पहले ही कांग्रेस पद के लिए उम्मीदवार रह चुके हैं, उनका नाम सामने आया है। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद हैं, पहले इनका आरएसएस से जुड़ाव रहा है। अगर सचिन पायलट की और डीके शिव कुमार की बात करें तो सचिन पायलट और डीके शिव कुमार को लेकर लगातार पार्टी में थोड़ी बहुत कलह रही है, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर, लेकिन अभी उन्होंने इन नेताओं का उदाहरण दिया है जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इन पे भरोसा करने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कुछ ऐसे नेताओं का भी नाम लिया है जिन्होंने पार्टी छोड़कर चले गए। इसमें अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, हेमंत विश्व शर्मा, जो कि अब लगातार उनके बयान सामने आते रहे, तो कुछ लोगों का इन्होंने नाम गिनाया है। लेकिन अभी जिस तरीके से उनको पार्टी से निकाला गया है और जो लेटर उन्होंने जारी किया है, तो अगर सच में ये पार्टी के हित में है और लेटर से ये लगता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर सोच रहे, तो शायद जल्दीबाजी होगी इनको पार्टी से निकालना। अगर पार्टी से निकाल दिया गया तो शायद आने वाले वक्त में किसी पार्टी में शामिल हो। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिए हैं, तो अमूमन तौर पर खुद इन्हीं के पार्टी कुछ नेता कहते हैं कि सुझाव भी इसमें आला कमान की माने जाते हैं, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो नीचे के लोग हैं, उनके लोग सुझाव ना मानते। और शायद यही वजह है कि इस वक्त जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है कांग्रेस से, उससे लगातार कांग्रेस दूरी बना रही है। बिल्कुल से जिस तरह इन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि 3 साल पहले वो राहुल गांधी से मिले थे, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई और उड़ीसा में पार्टी का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। अभी ठीक ठाक हालात में भी नहीं है कांग्रेस पार्टी। लेकिन सबसे पहले हम उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि उन्होंने और क्या क्या चीज़ें कही और क्या क्या चीज़ें कांग्रेस पार्टी कर सकती है आने वाले टाइम में। आपने सोनिया जी को लेटर दिया था, उसके बाद आज सुबह ठीक है लता, सोनिया जी को लेटर दिया था, आप उसके बाद आज सुबह आपको पार्टी से निकाल दिया है, तो क्या बोलेंगे? देखिए हमें गणमाध्य से में मालूम पड़ा कि हमें एक्सपेल किया गया है पार्टी से। तो हमने जो कदम उठाया था वो सोच समझ कर सही कदम उठाया था, क्योंकि इतना बड़ा पार्टी जब धीरे धीरे हमारा हर स्टेट में हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और हमारा कांग्रेस के जो प्रार्थी हैं वो जीत नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस मिनिमाइज हो रही है। तो इस जगह पे एक सच्चा कांग्रेस के वर्कर्स के हैसियत से और सारा फैमिली हमारा थ्रू इंडिपेंडेंस कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा कि जब हमें हाई कमांड मिल नहीं रहे हैं, हमारा जो सोच हम बता नहीं पा रहे हैं, हम एक लेटर के माध्यम से सोनिया जी के पास लिखे थे, जो सच है पार्टी के डिवाइडल के लिए जो हो रहा है और पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए जो चाहिए। हमने एक छोटा सा सलाह उनको
लिखा हुआ था और कॉपी टू ऑल CWC मेंबर दिए हुए थे। बाद में चल के हमें ये मीडिया में ये आ गया और मीडिया जब हमें पूछा, हम जो सच था वो बताए थे। बट राहुल जी खुद बोल रहे हैं कि डरो मत, जो सच है हम सच के खिलाफ लड़ेंगे, सत्य ही हमारा, और जो सत्य था हम उसे कांग्रेस का हाईकमांड को बताए और हमें पार्टी से एक्सपेल होना पड़ा। राहुल जी 6 महीने पहले जो आया था, आपका क्या बात हुआ? देखिए, हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग में सदस्य के हैसियत से हमने उन्हें बताया था कि जिस तरह उड़ीसा में चल रहा है ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। हम लोग 6 इलेक्शन 30 साल से हार चुके हैं, तो इसमें रिफॉर्म चाहिए। बट फिर 6 महीने से कुछ रिफॉर्म नहीं हुआ है, कि कोई पदक्षेप नहीं ग्रहण किया गया है, ना नेशनल लेवल में ना स्टेट लेवल में। और बिहार का चुनाव उसका सद्य उदाहरण है, जिस तरह हम लोग बुरी तरह हारे हैं बिहार से, जिस तरह हमारी कैंपेनिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाई, हम कनेक्ट नहीं हो पाए। और दिल्ली में आप देख रहे हैं 3 बार चुनाव हम लोग खाता खोल नहीं पा रहे हैं। तो इस हालत में अगर कांग्रेस का कोई सच्चा कर्मी, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर कांग्रेस के हाईकमांड को लिख के दे रहा है, तो इसके ऊपर तर्जमा होना चाहिए, आलोचना होना चाहिए। एक्सपेल्सन, पार्टी से एक्सपेल करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं तब भी खुश हूँ कि मेरी चिट्ठी की चर्चा स्टेट से लेके जातीय गणमाध्यम तक बहुत जोर से हुई है, और ये चर्चा सोनिया जी के घर पे और पार्लियामेंट में भी हुई है, मतलब पार्लियामेंट मेंबर के बीच में भी हुई है। उम्मीद है कि जो हैंडल हम पकड़ाए हैं इनको, इसके ऊपर आगे कांग्रेस रिफॉर्म होगी, सुधार आएगी कांग्रेस पार्टी में। और मेरी सोच जो कांग्रेस साथी है, जो आइडियोलॉजी कांग्रेस साथी है, वो हमेशा रहेगा। अभी देखिए नुआपड़ा में भी बुरी तरह हार चुका है, आपको अभी नुआपड़ा में नहीं बुलाए। देखिए, नुआपड़ा इलेक्शन में हम लोग एक असेंबली में 83,000 वोट से बीजेपी से हार रहे हैं, और हमें वहाँ पे सबको इन्वॉल्व नहीं करा गया। और उसके बाद में टेलीविजन में एक बाइट दिया गया कि बिकॉज मोहम्मद मक्की मुस्लिम है, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, वोट पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी के ये सोच में रहे कांग्रेस की पार्टी, तो जो सेक्युलर का तो था, मतलब हम लोग का जो एक था कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, तो ये सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आना लगा है। बिल्कुल, जिस तरह अभी मुकीम ने कुछ नाम भी दिए हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें सचिन पायलट हैं, DK शिव कुमार है, रेवंत रेड्डी हैं, शशि थरूर हैं। अभी सुबह में हम एक बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि जिस तरह से केरल में अभी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है, तो कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर के जो अपने मसले हैं उनको जल्दी जल्दी सुलझाने चाहिए, वरना फिर अगले ही साल जो है केरल में चुनाव भी होने, और उसमें फिर कहीं आपसी मुद्दों की वजह से यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन शायद जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी कि मुकीम में जो लेटर लिखा है, उस पर उनको जो है पार्टी जो है गतिविधियों की वजह से गलत चीज़ों के प्रचार के लिए हटा दिया गया। लेकिन वही हमने देखा भी 2 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त, और सिद्धू के वहाँ पे अध्यक्ष बनने के बाद आपस में खटपट हुई, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, फिर वो बीजेपी में चले गए। लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखा, एक बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी कोई भी राय हमसे नहीं लेती है, मतलब किसी भी चीज़ में हमें शामिल नहीं करती है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी बीजेपी में हैं, इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की अच्छी जो है वो बनाने के लिए, बुनियाद बनाने के लिए हमने देखा कि उन्होंने एक्शन ले लिया और उसे पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये कहाँ तक भी सही है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं अभी तक जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पार्टी छोड़ के गए हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। इसी तरह से जो है शशि थरूर पे भी ये चीज़ें बिल्कुल वो होती हैं कि शायद उनको भी ऐसा लगता है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन जिस हिसाब से शशि थरूर चूँकि एक बड़े लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लीडर हैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि ये भी बातें सामने आई कि शशि थरूर बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत सामने नहीं आई है। तो जिस हिसाब से ये खबरें चलाई जा रही हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं कि मुकीम को बाहर कर दिया गया है, मुकीम को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि कुछ नाम जो दिए गए हैं वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं, जिनमें सचिन पायलट का भी नाम आता है। क्योंकि अगर हम सचिन पायलट की बात करें
तो जब हमने देखा कि सचिन पायलट और गहलोत में कुछ खटपट हुई थी तो सचिन पायलट अपने कुछ लोगों को लेकर के कहीं और चले गए थे, लेकिन बाद में फिर किसी तरह से उन्हें मना के दोबारा से वापस भेजा गया राजस्थान, जिसकी वजह से वो सरकार जो है टिक पाई थी। और उसके बाद फिर जब चुनाव होता है तो वहाँ पे बीजेपी सरकार बनाती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए डीके शिव कुमार की, तो डीके शिव कुमार को लेकर के भी अभी यही चीज़ें चल रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा कर्नाटका का। उसके बाद अगर हम बात करें रेवंत रेड्डी की, तो रेवंत रेड्डी तो अभी फिलहाल जो है पूरी तरह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसी कोई अफवाहें नहीं चल रही हैं। लेकिन शशि थरूर को लेकर के फिर एक चीज़ सामने आती है कि क्या बार बार शशि थरूर का जो उनके जो समर्थक हैं उनका यह कहना कि अपमान किया जा रहा है, लेकिन क्या अभी जो नतीजे आए निकाय चुनाव में उसमें जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ की जो क्या बोलते हैं मौजूदा सरकार है उससे कहीं आगे बढ़ गई है। तो इससे क्या लगता है कि 2026 में जब जो है केरला में चुनाव होने हैं, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छी अपनी प्रेजेंस देगी, या फिर ऐसा होगा कि शशि थरूर को अगर अलग थलग किया जाता है तो फिर पार्टी में फूट पड़ेगी और वही हाल होगा जो कि क्या बोलते हैं पंजाब में हुआ था, जो हाल राजस्थान में हुआ, जो हाल मध्य प्रदेश में हुआ, वही सारी चीज़ें दोबारा तो नहीं दोहराई जाएंगे कहीं? देखिए, यकीनन किसी भी जगह का निकाय चुनाव है और वहाँ पे जिसकी बढ़त होती है बहुत ज़्यादा कुछ हद तक वो सरकारें बनाने में कामयाब होती है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त केरल में भी जिस तरह से शशि थरूर की नाराज़गी बीच में सामने आई थी उसको लेकर भी काफ़ी गहमा गहमी रही। लेकिन इसी बीच जब वहाँ पे नगर निकाय चुनाव होते हैं तो वहाँ पे कांग्रेस को तो बढ़त मिली है, लेकिन अब आने वाले वक्त में उसके साथ सिचुएशन क्रिटिकल ये हो सकते हैं कि अगर शशि थरूर की नाराज़गी ऐसी रहती है तो शायद वो एक अहम भूमिका निभा सकती है कि कांग्रेस की जो हम कह लें कि एमएलएज हैं या फिर अगर अमूमन तौर पे चुनाव की बात करें तो थोड़ी डगमग हो सकती है। दूसरी सबसे खास बात यह कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कांग्रेस ने कर्नाटका झेला, राजस्थान झेला, हरियाणा भी झेला, नतीजे अलग हैं। तो क्या इस बार केरला में शशि थरूर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर, या अगर वो साफ तौर पे खुलकर सामने नहीं आते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता है या फिर कोई चाहने वाला, तो ये एक मुद्दा अहम हो सकता है कि कांग्रेस शशि थरूर को सीएम फेस को लेकर क्लियर करे। अगर क्लियर करती है तो क्या चुनाव उनके फेवर में होता है, या फिर केरल में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर खुद घमासान मचले हो सकता है? बिल्कुल सही। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मुकीम को हटाया गया पार्टी से, उसके बाद अब ये देखना है कि अगला जो एक्शन है वो क्या लिया जाएगा और अगले एक्शन के तहत जो उन्होंने सुझाव दिए हैं क्या वो माने जाएंगे कि नहीं। इसी बीच अगर हम अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ें तो ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने इस दौरे के जरिए पीएम पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत के हितों को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव होगा जॉर्डन, जहां वो दोनों देशों के रिश्ते जो है पूरे होने के 75 साल के जश्न में शामिल होंगे। यहाँ से इथोपिया और उसके बाद ओमान में भारत के लिए संभावनाएं तलाशने के बाद 18 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से वापस हिंदुस्तान के रवाना होंगे। इस पे हम सबसे पहले बात सुनते हैं कि इमरान मसूद का एक बयान सामने, उन्होंने इस पे क्या क्या कहा है। ऊपर बीजेपी के लोग नहीं बोलेंगे कि सदन चल रहा है प्रधानमंत्री चले गए। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर तो बहुत बोलते हैं, तो अब वो भी तो बताए ना क्यों चले गए। ये ऐसी बातें करेंगे बिल्कुल एकदम, जो विप जारी किया तो कुछ ना कुछ ला रहे होंगे। क्या आप लोग किए? प्रियंका गांधी ने खुली चुनौती दी स्टेज से कि अगर बीजेपी में दम है तो मैं चुनौती देती हूं कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए और निष्पक्ष कराए, फिर जीत कर दिखाए। जिस बैलेट पेपर में खामियां थी उससे आगे बढ़कर ईवीएम पे आए, अब ईवीएम से फिर बैलेट पर जाने। देखो भैया, ऐसा है, जब बैलेट पेपर की मतपत्रों की लूट होती थी, राजीव प्रताप रूडी जी ने बताया था। सर, अभी आपने जो है इमरान मसूद का बयान सुना, उन्होंने कहा क्या भाजपा नेता ये नहीं पूछेंगे कि अब संसद सत्र चल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं क्यों कर रहे हैं। वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हर बार यही कह रहे हैं कि जब संसद चल रहा है तो वो बाहर क्यों जाए, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री वो हर बार जब भी संसद चलता है तो संसद में हर रोज़ या फिर जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वहाँ पे वो क्यों नहीं आते हैं। हमने देखा कि इससे पहले वंदे मातरम पे जब चर्चा हो रही थी तो देश के प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके अलावा और जितनी भी चर्चाएं हुई हैं अभी तक उसमें शायद वो उस तरह से नज़र नहीं। शायद जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पर गए हैं
उसमें वो जॉर्डन भी जाएंगे, काफ़ी सारी जगहों पे जाएंगे, 3 देशों में जाएंगे और वहाँ से जा कर के हिंदुस्तान के लिए क्या लेके आएंगे? देखिए, जब शुरू में खबर सामने आई थी सबसे पहले कि राहुल गांधी 15 तारीख के बाद से वो विदेश के दौरे पे जाएंगे। हालांकि उसमें हमने बताया कि वो दौरा राहुल गांधी लिए क्यों खास है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी की भी खबर सामने आई कि वो भी अब विदेश के दौरे पे जाने वाले हैं, जहां पे सबसे पहले वो उनकी जो शुरुआत है वो जॉर्डन से होगी। लेकिन इसी बीच अब इमरान मसूद ने काफ़ी अहम सवाल खड़ा किया है कि उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर क्या अब भाजपा के नेता ये नहीं पूछेंगे कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री विदेशी यात्राओं पर क्यों गए हैं। तो एक तरह से हम साफ तौर पर इसके पहले भी कहा गया था कि जब राहुल गांधी बार बार विदेश की यात्रा पे होते हैं तो उनकी यात्रा को न लेकर सिर्फ ट्रोल किया जाता है, बल्कि वहाँ पे जब वो अपनी स्पीच देते हैं, बात रखते हैं, तो ये कहा जाता है कि विदेश की धरती पे हिंदुस्तान को अपमान करने के काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये एलिगेशन बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जाता है। वही आगे उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कहीं भी जाने के खिलाफ बहुत बोलते हैं, अब जब उन्होंने व्हिप जारी कर दी है तो वे कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। इसके पहले हमने देखा कि कई ऐसे देश है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया और बार बार बड़े मीडिया पे दिखाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार उस देश में पहुंचे। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें की, अमेरिका दौरे पे उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन अब अमेरिका से और ट्रंप से हिंदुस्तान को क्या मिल रहा है ये सबको बेहतर पता है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि आम आदमी के पैसे से जो खून पसीने से कमा कर टैक्स भर रहा है, अगर उसके पैसे से प्रधानमंत्री मोदी विदेश के दौरे पे जा रहे हैं तो उनके विदेश के दौरे से हिंदुस्तान को कितना फायदा मिल रहा है, इस पे सबसे पहले रिपोर्ट हर वक्त अपडेट करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि आमतौर पे किसी भी प्रधानमंत्री का अगर विदेश का दौरा तो यकीनन वो देश के हित में होता है, लेकिन अभी तक जितनी यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं उन यात्राओं में हिंदुस्तान के लिए क्या निकला वो उनको बेहतर बताने की जरूरत है। हमने देखा कि जब नेपाल जैसा देश, जब उसके लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए जाते हैं तो किस तरीके से हाथों में बगैर जंजीर को उनको डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन जब वही हिंदुस्तान के लोग होते हैं तो कैसे एक बड़े मुजरिम की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाता है। तो सवाल तो हमेशा बरकरार रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा यकीनन देश के हित में हो सकता है, लेकिन उस यात्रा से जिस देश में वो यात्रा कर रहे हैं उस देश में क्या निकल कर आने वाला है हमारे देश के लिए, आम नागरिक के लिए, वो सबसे अहम सवाल होता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि वो और प्रधानमंत्री मोदी कई देशों का दौरा करेंगे, जिसमें हम जॉर्डन की बात कर रहे थे। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे वो आगे प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर वो मिलेंगे उनसे। तो आमतौर पर हम देखें तो अभी देखा जा रहा है कि गल्फ कंट्री की क्या सिचुएशन है, हमारे जितने पड़ोसी मुल्क है वहाँ से कहा जा रहा है कि अभी हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं, लेकिन इसी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का लगातार दौरा हो रहा है उसको लेकर भी इमरान मसूद ने सवाल खड़ा किया और सवाल साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जब राहुल गांधी विदेश दौरे पे जा रहे हैं तो आप सवाल कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि जब संसद चल रहा है उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी विदेश के दौरे पे क्यों है। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ से अभी तक कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, चूँकि अमेरिका में उन्होंने ट्रंप का प्रचार किया, उसके बाद भी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहाँ पे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाल के भेजा गया। लेकिन एक खबर हमने और पढ़ी थी शायद अभी कि 9 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़ के गए, शायद वो वहीं जाके बसें जहाँ जहाँ देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्योंकि ये अवसर हो सकता है उन्हें प्रदान हो जाए, क्योंकि वहाँ की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी, शायद वहाँ पे वो सही से रहेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिसका प्रचार करने जाते हैं वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हो नहीं पाती, क्योंकि आपकी जो रणनीति है, विदेश नीति जिसको बोला जाता है, विदेश नीति आपके उस हिसाब से सही नहीं है। और इसको लेकर के हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर की मीडिया में भी खबर चलती हैं कि हिंदुस्तान की विदेश नीति 2014 के बाद से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। देश के प्रधानमंत्री जब स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उस टाइम की विदेश नीति और इस टाइम की विदेश नीति में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो क्या बोलते हैं, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, हमने आपको हिंदी न्यूज़ लाइव में जो खबरें बताई उस खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे मेरे साथी शायद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।